बहुत शुक्रिया। और ये सफ़र जो है इतना कन्फ्यूज़्ड है और इतना मुश्किल है, और बहुत ऐसे मराहिल से हम गुज़रे हैं कि इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट वाली जो आपकी बात है उस पे बड़ी फ़िट आ रही है कि ये मिस्टर है या मुल्ला है या क्या है, मतलब समझ नहीं आ रही इसकी। और ये मैंने तय भी नहीं किया, ये एक ट्रांज़िशनल सफ़र है, जारी रहेगा। दिलचस्प बात ये थी कि 9/11 और इससे पहले जिस खित्ते से या जिस फ़ैमिली से मेरी ग्रो अप हुई है, जिस मस्जिद और महल्ले में मैं पढ़ा हूँ वग़ैरह, तो ये वो दौर था जब तालिबान की हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में, और उसका आपको पता है कि हमारे स्कूल ऑफ थॉट का एक बहुत बड़ा रोमांस रहा है उनके साथ। और हम हुँ। ये कहते थे या ये समझते थे कि खिलाफत राशिदा की हुकूमत जो है जो वो बहुत अरसे बाद जो है हमारे पड़ोस में क़ायम हो गई। तो किताब मैंने लिखी सान हिलाल मस्जिद असल हक़ाइक़ क्या है, और अब दिलचस्प बात ये है कि उसका हाफ़ एडिशन तकरीबन पहले हफ़्ते में ख़त्म हुआ। इतनी अच्छा। जज़्बातियत थी, हुँ, तो थोड़ा-सा मार्केट को भी समझ आ रही थी कि हुँ, मार्केट में हुँ। इस वक़्त किस चीज़ की डिमांड है। सही। तो मेरे उस्ताद थे मौलाना डॉक्टर शीरी शाह साहब, उसने उस पे रिव्यू लिखा। जिस मदरसों से मेरा ताल्लुक था वो बेसिकली जीवाई की थी, जो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा हामी नहीं थे। हुँ, उन्होंने उसकी बड़ी मुखालिफत भी की, सही। और उसमें मुझे चीज़ों का, लेकिन वो मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि मेरा आर्गूमेंट जो है, चाहे वो बड़ा सख्त था, लेकिन उसके पीछे पूरी एक अंडरस्टैंडिंग रैशनैल था। थी। हुँ, कि अंडरस्टैंडिंग भी थी, या हुँ, उनका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट था वो मुझे समझ आ रहा था। तो हुँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा था, आगे से वो जवाब ये होता था कि हमारे बड़े नहीं मानते। हुँ, वो उसको इस तरह काउंटर करते, इससे हुँ, कन्फ्यूजन बढ़ती थी, यानी एक सही। लॉजिकल जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। फिर ये इससे मैंने ये जब इश्यू करने के बाद मैं पुरानी स्टोरी पे चला गया कि यार मेरे ख़्यालात कहाँ से तब्दील हो गए, वो बुनियादी वजूहात क्या थे, वो बुनियादी बयानी क्या थे, और आगे मैंने कहाँ जाना है। और अगर मेरी ट्रांज़िशन हुई है तो ये तो मेरी स्टोरी नहीं है, ये तो सैकड़ों हज़ारों और नौजवान भी है ऐसे ही। जो आस-पास है। फिर ये इससे मैंने ये जब इश्यू करने के बाद मैं पुरानी स्टोरी पे चला गया कि यार मेरे ख़्यालात कहाँ से तब्दील हो गए, वो बुनियादी वजूहात क्या थे, वो बुनियादी बयानी क्या थे, और आगे मैंने कहाँ जाना है। और अगर मेरी ट्रांज़िशन हुई है तो ये तो मेरी स्टोरी नहीं है, ये तो सैकड़ों हज़ारों और नौजवान भी है ऐसे ही। जो आस-पास है। राब्ता आलम इस्लामी की जो सेक्रेटरी जनरल है, उससे मेरी मुलाकात हुई, और उसने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा शिकवे शिकायतें और नाराज़गियाँ मिलती है वो पाकिस्तानी उलमा की तरफ से मिलती है इस ट्रांज़िशन पे। हुँ। और वो उसको भी शायद वो समझ नहीं आ रही कि इसकी पस मंज़र क्या है, और वो परेशान कह रहे थे कि उस हवाले से नज़र आ रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ भी कितनी कोई डेमोक्रेसी है, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। जानते हैं, ठीक है, दुनिया में जो हमारे यहाँ डेमोक डिक्टेटरशिप भी नहीं है और हाँ, डेमोक्रेसी भी नहीं। हम अलमिया ये है। हमें तो डिक्टेटरशिप भी अच्छी नहीं मिली और वो सब मतलब दुनिया में भी वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम डेमोक्रेसी नहीं है, हमें हाइब्रिड अब तो हम हाइब्रिड प्रो मैक्स टाइप टाइप डेमोक्रेसी हो ऑफ गए हैं, ठीक। इस सूरत में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का मार्जिन कम बनता है क्योंकि हमारे यहाँ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या सिविल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहा जाए, तो इनके पास बड़ी पावर रही बयानियाँ कंट्रोल करने की, बयानियों को इन्फ्लुएंस करने की, चाहे वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, चाहे उससे पहले थी या उसके बाद, सारा इनके पास वो सारा सिलसिला रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट के एक और एपिसोड में हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये जब मैं तारुफ़ करवा रहा होता हूँ तो मुझे लग रहा होता है कि शायद मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं ये तारुफ़ करवा रहा होता हूँ तो मैं खुद भी सोच रहा होता हूँ कि मुझे क्या बोलना है। बट नेवरदलेस वी आर हियर अगेन विद येट अनदर एक्साइटिंग डे। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनकी पहचान एक मज़हबी स्कॉलर के तौर पे भी है, एक समाजी शख्सियत के तौर पे भी है, एक दानिश्वर के तौर पे भी है, मज़हब के एक स्टूडेंट के तौर पे भी है, टीचर के तौर पे भी बहुत ज़्यादा तारुफ़ रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक़्त जो इनका जर्नी है वो बड़ा एक्साइटिंग है बिकॉज़ ऑफ़ ऑल दैट ट्रैजेक्टरी जो इन्होंने अभी तक ये ट्रैवल करके आए हैं अपनी ज़िंदगी में। इसके मुतालिक हम जानेंगे, हम पाकिस्तान में जो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को ख़ास तौर पे मज़हब और पॉलिटिक्स का जो कोरिलेशन है उसको ये किस तरह से देखते हैं, उसके बारे में हम इनसे जानेंगे। तो मेरे साथ मिल के आप वेलकम कीजिए जनाब मोहम्मद इसरार मदनी साहब। इसरार साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए, हमें वक़्त दिया और आज हम इस मुकालमे में आपसे सीखेंगे। आपका ये तारुफ़ के तौर पे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अगर मैं ये जसारत करूँ कि आप मज़हबी तालीम आपने तकरीबन 10 साल बाकायदा हासिल की, नौशहरा के मदारिस से, बाद में अकोड़ा खटक से भी आपने दरस निज़ामी मुकम्मल किया, फिर आप तकरीबन 7 साल पढ़ाते भी रहे। उस दौरान आपने मुख्तलिफ़ न सिर्फ़ किताबें पढ़ी बल्कि आप किताबें लिखने के मराहिल में भी शामिल हो गए और आज भी माशाल्लाह आपने ये सिलसिला जारी रखा हुआ है। वो अलग बात है कि अब नौइयत थोड़ी मुख्तलिफ़ है। तो मैं जानना चाहूँगा आपके जर्नी के बारे में कि ख़ुसूसन आप मज़हबी एक बैकग्राउंड था, आप दरस निज़ामी जैसे आपने मुकम्मल किया, फिर उसके साथ-साथ आप मीडिया पे भी प्रोग्राम करते रहे। आप किसी ज़माने में आपके दोस्त आपको मौलाना इसरार मदनी कहा करते थे। तो मौलाना इसरार मदनी से मिस्टर इसरार मदनी तक का जो सफ़र है वो है या नहीं है? हाउ डू यू लुक एट इट? बहुत शुक्रिया। और ये सफ़र जो है इतना कन्फ्यूज़्ड है और इतना मुश्किल है, और बहुत
ऐसे मराइल से हम गुजरे हैं कि इट डजंट वर्क लाइक दैट वाली जो आपकी बात है उस पे बड़ी फिट आ रही है कि ये मिस्टर है या मुल्ला है या क्या है, मतलब समझ नहीं आ रही इसकी। और ये मैंने तय भी नहीं किया है, ये एक ट्रांजिशनल सफ़र है, जारी रहेगा। दिलचस्प बात ये थी कि 9/11 और उससे पहले जिस खित्ते से या जिस फैमिली से मेरी ग्रो अप हुई है, जिस मस्जिद और महल्ले में मैं पढ़ा हूँ वगैरह, तो ये वो दौर था जब तालिबान की हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में, और उसका आपको पता है कि हमारे स्कूल ऑफ थॉट का एक बहुत बड़ा रोमांस रहा है उनके साथ। और हम हुँ, ये कहते थे या ये समझते थे कि खिलाफत राशिदा की एक हुकूमत जो है जो वो बहुत अरसे बाद जो है हमारे पड़ोस में क़ायम हो गई। ये एक रोमांस और उसके हवाले से जो ख़बरें आती थी, जो रसायल और जराइद जो भी हमें आता था। फिर हमें अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने उस पे सीरीज़ भी वो भी बनाई है जो जो कंधार हाईजैक्ड है। हुँ, ये वाला एक वाक़या हुआ तो मेरे भाई जो है वो कराची में पढ़ते थे, तो अपने साथ वो लेके आए मौलाना मसूद अज़हर की 6 तकरीरें। सही। जो हम रात को बड़ी पाबंदी से सुनते थे और रोते थे, और एक ख़ास किस्म का हमारा उनके साथ एक जज़्बाती वाबस्तगी रही है। हुँ, हुँ, और वो उस हाईजैक के लेकिन बचपना था या उम्र इतनी थी कि ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि जहाज़ जो है वहाँ से होके फिर अबू ज़ेबी कैसे, फिर कंधार कैसे, और ये होता हुआ कैसे आया, हुँ, क्या हुआ? ये सवालात नहीं थे। बस ये था टेक्निकैलिटीज़ कि है। हाँ, बस मतलब फ़तह है हुँ, हमारी और जीत है, तो उसको हम कर रहे थे। और वो तकरीरें, वो मुझे याद है कि इंडिया का क्या होता है, एल.के. अडवाणी और ये सारे जो उनके नाम होते थे, ये भी हम हुँ, सुनते थे उस तकरीरों में, मुझे अब भी हुँ, याद है। बहरहाल ये एक सफ़र था और ये एक शौक था। इसमें फिर 9/11 हो जाता है, तालिबान की हुकूमत ख़त्म होती है। और मुझे याद है कि तालिबान के एक यूँ समझिए कि शायर थे, फ़कीर मोहम्मद दरवेश नाम था। शायद अब भी है, उनकी कोई मिनिस्ट्री ऑफ इत्तलात में है। हुँ, हुँ, तो वो नज़्में वग़ैरह गाते थे जिससे लोगों को आप वो करते थे, और विक्टिमाइज़ेशन वाली जो स्टोरीज़ होती हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा होती थी। सही। तो कभी-कभी ये जो इतना रोमांस था कि कभी-कभी रोने की वजह से आंसू इतने ज़्यादा हो जाते थे ना कि किसी को बता भी नहीं सकता है, एक अच्छा। इंटरनल वो था। हुँ, फैमिली जो है चूँकि वालिद साहब थे, फैमिली में कोई मतलब दादा थे वो आलिम रहे थे, और वो जो फ्रीडम फाइटर थे हाजी मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनके वो थे, खलीफ़े मजाज थे। अच्छा। और जो ब्रिटिश इस्तेमार के ख़िलाफ़ जो आज़ाद स्कूल खोले थे, जो बाद में बादशाह ख़ान ने भी उसको अडॉप्ट किया और दोनों का हुँ, था, हुँ, तो वो मेरे दादा ने भी एक स्कूल खोला और वो मदरसा था उस वक़्त, सही, उसका नाम ज़ियाउल कुरान था। सही। और उस दौर के बाद आज तक वो वहाँ पर एक गर्ल्स का स्कूल कायम है, और हमारे गाँव का पहला गर्ल्स स्कूल है जो उस अच्छा। जगह पे है। हुँ, यानी हुँ, वो किसी मेल मदरसे में कन्वर्ट नहीं हुआ। हुँ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे कोई तफ़सीलात मालूम नहीं है, हुँ, लेकिन हुँ, वो गर्ल्स स्कूल आज भी है। हुँ, तो वो सिलसिला था, दरमियान में कट अप हो गया, वालिद साहब मिलिट्री में चले गए, इंजीनियर रहे, उस्ताज़ रहे, दर्जनों, और फिर वो तबलीगी जमात में। और तबलीगी जमात के उन लोगों में है जिसने फाटा, अफ़गानिस्तान, इंडिया का मरकज़ बनाया, तबलीगी मरकज़ पिंडी का, लाहौर का, एक बड़ा सही। कंट्रीब्यूशन रहा है उसका हुँ, सिविल। हुँ, तो ये इस ट्रांज़िशन से होते हुए तो उनकी ख़्वाहिश थी, तो थोड़ा-सा लाइन बना हुआ था कि मदरसे जी, जी, पढ़ना है उस हिसाब से। सही। लेकिन मेरा जो मदरसे का फ़ैसला था उसमें एक रिएक्शन था कि हम बड़े होके जाएँगे और ये बदला लेंगे जो हो गया है हमारे साथ, हुकूमत ख़त्म हो गई, खिलाफ़त रियासत जो हो गई बिल वग़ैरह। तो ये एक मोटिव था मेरे दिल में, और हुँ, हुँ, एक जज़्बा उसमें भी रहा। और भी जो हालात हैं वहाँ के पढ़ने या लोगों से मिल बैठने का, एक मज़हबी सर्कल में, तो आपको वैसी पहली सी चीज़ हो जाए। वो पढ़ते-पढ़ते हम मदरसे आए। उसी मदरसे में आए जहाँ पहले भाई पढ़े हुए थे, तो वहीं से आगाज़ किया, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। 2007 में ये लाल मस्जिद का वाक़या हुआ। उससे पहले हुदूद आर्डिनेंस की वो गई। हुदूद आर्डिनेंस की मुझे क़ानून की तो अलिफ-बा का पता ही नहीं था कि है क्या और क्या सही। चीज़ है। लेकिन इतना पता था कि कोई मॉडर्नाइज़ेशन या लिबरलाइज़ेशन ऑफ सोसाइटी कोई हो रही है, कोई परवेज़ हो रही है। मुशर्रफ साहब। हाँ, तो हमने किताब लिख के ख़वातीन इस्लाम के हैरतअंगेज़ वाक़यात, हमने कहा जो मुस्लिम ख़वातीन ने इस्लाम के लिए, इल्म के लिए, दीन के लिए जो क़ुरबानियाँ दी, ज़ुहद इबादत की। मैंने कहा ये सोसाइटी को अगर या ख़वातीन को इस तरह लेके जा रहे हैं, तो मैं एक और तरीके से जी। इनको आप अपना इस्लामाइज़ करने को कंट्रीब्यूशन मैं कर सकता हूँ। तो ये पहली किताब थी मेरी। हुँ, और वो मैंने जो मुस्लिम ट्रेडिशन में जहाँ-जहाँ किताबों में ख़वातीन की वाक़यात जो कि इंटरेस्टिंग हो, स्टोरी टेलिंग वाली, हुँ, आइडिया था ही नहीं, कोई क्रिएटिव राइटिंग्स चीज़ें कुछ नहीं पढ़ी थी। हुँ। बस वैसे जो आया पढ़ लिया, तो उनको उसी में इकट्ठा करके आपने किताब किताब तश्कील लिख दे दी। दी।
और दिलचस्प बात ये है कि उसके मतलब उस दौर में मतलब और अभी तक उसके कुछ एडिशन निकल रहे हैं फेक बेशुमार मतलब अच्छा, लोगों ने उसको पब्लिश किया क्योंकि इंटरेस्टिंग थी उस वक्त के हिसाब सही, से जो मैंने सही, लिखा था कुछ बाद में मुझे लगा कि कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो कि अनऑथेंटिक है सही। लेकिन उस वक्त वो बड़े अपीलिंग थे लेकिन जी, जी, बहरहाल बिल्कुल। फिर लाल मस्जिद का वाक़या हुआ उससे वो जज्बातियत या जो स्टोरीज़ हम उससे वाबस्ता थे हमारे जो रोमांस थे तो किताब मैंने लिखी सान है लाल मस्जिद असल हक़ाइक़ क्या है और अब दिलचस्प बात ये है कि उसका हाफ़ एडिशन तकरीबन पहले हफ़्ते में ख़त्म हुआ। इतनी अच्छा। जज़्बातियत थी, हुँ, तो थोड़ा-सा मार्केट को भी समझ आ रही थी कि हुँ, मार्केट में हुँ, इस वक़्त किस चीज़ की डिमांड है। सही। तो मेरे उस्ताद थे मौलाना डॉक्टर शिरीन शाह साहब, उसने उस पे रिव्यू लिखा। जिस मदरसों से मेरा ताल्लुक था वो बेसिकली जीयूआई के थे जो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा हामी नहीं थे। हुँ, उन्होंने उसकी बड़ी मुखालिफत भी की। सही। और उसमें मुझे चीज़ों का लेकिन वो मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि मेरा आर्गुमेंट जो है, चाहे वो बड़ा सख्त था लेकिन उसके पीछे पूरी एक अंडरस्टैंडिंग रैशनैल था। थी हुँ, कि अंडरस्टैंडिंग भी थी या हुँ, उनका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट था वो मुझे समझ आ रहा था। तो हुँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा था आगे से वो जवाब ये होता था कि हमारे बड़े नहीं मानते। हुँ, वो उसको इस तरह काउंटर करते। इससे हुँ, कन्फ्यूजन बढ़ती थी यानी एक सही। लॉजिकल जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। बहरहाल फिर चलता रहा, सोचता रहा चीज़ों पे। उस किताब ने मुझे और ऐसे नेटवर्क्स के साथ वाबस्ता किया जो कि इस रुझान वाली तंज़ीम में ज़्यादा बड़ी तंज़ीमें जो आलमी हैं, उनके कुछ लोगों से गुफ्तगू का मौका मिला, फिर चीज़ें पढ़ता रहा, फिर कुछ सवाल डेवलप किए, फिर पूछता रहा, उस पे रिएक्शन आते रहे, एक ख़ास किस्म का एग्रेशन लगा। फिर रफ़्ता-रफ़्ता चीज़ों को और फिर ये यूँ समझिए कि 2009-10 में ये ट्रांज़िशन मेरी कंप्लीट हो गई थी, जो हुँ, 2007 से स्टार्ट हो गई थी। हुँ। और फिर उम, व्हेन यू से थोड़ा-सा मैं यहाँ पे अगर रोकूँ, आप जब कहते हैं कि ट्रांज़िशन कंप्लीट हो गई थी, इसका क्या मतलब है? यानी कि ये जो सफ़र था, जिसमें आपकी ख़ास रिज़ेंटमेंट थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, चलें मैं स्टेट नहीं कहता, जो पॉलिसीज़ थी, हुँ, हुँ। क्या वो अपने पीक पर पहुँच गई थी या क्या आपको लगा था कि जो मेरे अंदर ये जो उबाल था, ये जज़्बातियत इसमें थी या किस तरह का? व्हेन यू से ट्रांज़िशन मुकम्मल हो गई थी, उसका क्या मतलब है? यूँ समझिए कि जो ये रिएक्शंस है जो उस वक़्त का कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि एक मिलिट्री डिक्टेटर जो है, वो रियासत को लिबरल करना करना चाह रहा चाह रहा है है। और अमेरिका का एलाई है। हुँ, और पस मंज़र अभी वाज़ेह हो रहा है, उस वक़्त ज़्यादा गहराई के साथ नहीं था, जैसे वार ऑन टेरर में पाक जी। यूएस कोलैबोरेशंस और उसकी वजह से जो पॉलिसीज़ फिर हुँ, जो मज़हबी जमातें थी, मजमूई तौर पर मुत्तहिदा मजलिस अमल को आप देख लें और तो ये अपोज़िशन में थी। हुँ, तो वो जो कल्चर एक नैरेटिव होता है ना, उसमें अगर कोई कह रहा था कि हथियार उठा लो वो हुँ। और जो कोई पॉलिटिकल मूवमेंट कर रहा था, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट हमें नज़र नहीं आता। नैरेटिव सेम थे कि ये अमेरिका का एलाई है, सही, ऐसे ही अमेरिका का जो यार है, गद्दार है। गद्दार है बट मतलब ये सारी बहुत पीक पे थे ये चीज़ें, गो हुँ। अमेरिका गो और जी, बहुत जी, सारी बिल्कुल चीज़ें आपने ऐसे चीज़ें देखी हैं। तो मेरे ख़्याल से उस माहौल में जो ग्रो अप हुई है और फिर उसमें वो एक इसका एक इंटरनेशनल वो है, वो अभी तक है, वो बयानिया लोगों में है, बहुत सारी चीज़ों में हम उसका साथ भी दे रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इख्तिलाफ़ कर रहे होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था, ये ट्रांज़िशन था कि एक एग्रेसिव मूड में या उस तंज़ीमों में जो कहते हैं कि अस्करियत पसंदी के बगैर कोई इलाज नहीं है कि हम इसका इलाज कर लें। ये जो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस है, ये सब नाकाम है या कोई और तरीके हैं, ये सब नाकाम है। तो मेरे ख़्याल से उन ख़्यालात से जो एक अस्करियत पसंद रुझानात की तरफ से मेरा एक ट्रांज़िशन हो गया कि नहीं, ये इस तरह नहीं है। हुँ, ये आलम इस्लाम को या मुस्लिम दुनिया को या मुस्लिम सोसाइटीज़ को अगर हम किसी भी जंग में जाएँगे तो हम उसको मज़ीद कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन ये बात, ये रियलाइज़ेशन कि ये जो हम कर रहे हैं, कोई कोई ख़ास इंसिडेंट हुआ या आपकी लोगों से मुलाकातें हुई या कोई ऐसा नॉलेज आपके सामने आया कि आपने देखा कि यार ये तो बात कुछ उधर कुछ और करते हैं, अंदर कुछ और, कोई ऐसा तफ़ावुत था चीज़ों में, जिसके फ़र्क की बुनियाद पर आपने ये तय किया कि यार अच्छा ये जो नैरेटिव है, ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, इट डज़न्ट वर्क लाइक इट दैट वाला, डज़न्ट वर्क वो लाइक कैसे दैट आपको ये रियलाइज़ेशन आई? ये रियलाइज़ेशन बड़ी इसके बेशुमार पहलू होते हैं कि हुँ, मतलब मैं इसमें एक स्पेसिफ़िक किताब, कोई ख़ास शख़्सियत, कोई ख़ास बयानिया और ये एक आपको पता है और आप मुझसे इस पे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो बयानी बनते हैं, एक ख़ास माहौल होता है, जी, एक जी, पूरा ऐसा ही। फ्रेमवर्क होता है, जी, जी। आपके आस-पास के लोगों का, माहौल का, पॉलिटिकल सिचुएशन पूरा
एक पस मंज़र है चीज़ों का। उसमें मुझे लग रहा है कि मेरा फ़ोकस रहा लिटरेचर पे ज़्यादा, और उस लिटरेचर को जब मैंने सवाल उठाया, चैलेंज किया या बात की उस पे, उसमें मुझे उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला। हुँ, उल्टा मतलब कई जगह पे तो बड़े सख्त किस्म के इल्ज़ामात आए कि मतलब बेदीनी या फलां-फलां तुम्हारी ये। हुँ, लेकिन मैंने इन सारी ट्रांज़िशन में मैंने ब्लंटली इसको शेयर नहीं किया कभी, और सही, आज भी इस पे बात नहीं करता सही। अमूमन। एक तो सोसाइटी इतनी पोलराइज़्ड हो गई है कि कोई भी चीज़ आपकी कोई बात उठा लेता है और हुँ, आगे से एक लंबी चौड़ी कहानी आपके पीछे डाल देता है। ऐसे ही है। और मुझे कई बार इसका भरपूर तरीके से सामना हुआ, कभी किसी के दोस्ती में, कभी किसी तंज़ीम के फ़ोरम पे जाना हुँ, हुआ। हुँ, मतलब ये बहुत ज़्यादा, और ये हुँ, उस वक़्त आपको शायद, आप चूँकि उस पस मंज़र को जानते हैं, तो उस वक़्त ये बड़ा ख़तरनाक होता है जब आप ऐसे ही। उस माहौल में रह रहे होते हैं। जी, जी। और फिर अ, मुझे फिर दूसरा जो बड़ा वाक़या मुझे इश्यू हुआ, वो मेरी ट्रांज़िशन के बाद ये पूरा हो गया। मैंने कहा नहीं, मैंने काम करना है। थोड़ा-सा सोशल वर्क का एक ख़ास मिज़ाज था मेरा। सैलाब आया था, आपको पता है। जी, स्वात 2010-11 में। वाले आईडीपीज़ वाले आए थे। इसमें बहुत सारी चीज़ों में मैं बस पागलों की तरह एंगेज होता था। कोई तंज़ीम, खैराती इदारा, कोई चीज़ कर रहे, मैंने कहा मैंने एक ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज़ देनी है। हुँ, समझ नहीं आ रही थी क्या है, क्या नहीं है, लेकिन वो मैं एंगेज रहा। हुआ ये कि एक इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस में अ, आया, और उससे पहले एक पोलियो की हवाले से एक बात चल रही थी। और ये जो पोलियो के हवाले से बात चल रही थी कि यहाँ पर कुछ मज़हबी लोगों में शुबहात थे कि ये था। और फिर 2013 में, ग़ालिबन 13 में शायद हुआ है, डॉक्टर शकील अफरीदी ने वो किया, उसका नाम आया, सही। जिसकी वजह से पोलियो वर्कर्स पे हमले और वो। और इस पे चूँकि मैंने ग्राउंड स्टडी पहले इसकी रिएक्शंस वो पुराने लिटरेचर्स मैंने पढ़े थे हुँ, कि कैसे जो है अल-कायदा, जिहादी तंज़ीमें, अस्करियत पसंद इसको किस नज़र से देखते हैं। फिर डॉक्टरों से मिला था, जवाबी बयानिया क्या है, आप लोगों के आर्गुमेंट्स क्या है, खुद मुखालिफ था। वो डिस्कशंस के साथ मैं और एक और हुँ, दोस्त हुँ। के साथ होते हुए हम कायल हो गए। फिर मैं थोड़ा-सा, कायल किस चीज़ के हो गए? हम ये कायल हो गए कि मतलब इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट, कि ये जो है स्पाई पर्पसेज़ के लिए आप किसी कैम्पेन को यूज़ करते हैं, या एक बहुत बड़ी साज़िश है। हुँ, यानी एक ग्रुप, या एक छोटा-सा ग्रुप, इवन द हुँ, अमेरिकन ने जो इस तरह किया, ये गलत किया। हुँ, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। हेल्थ केयर सिस्टम को इसके आप लिए नहीं है। बिल्कुल आप इसको अ, कंट्रोवर्शियल ना बनाएँ। ना बनाएँ। हुँ, ठीक है, उस पे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने माफ़ी माँगी, हुँ, हुँ, बराक ओबामा ने, लेकिन हुँ, हम अब भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ी ब्लंडर और हुँ, गलती थी, हुँ, जिसने पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पे सवाल उठा दिए। ऐसे ही, और चाहे शकील अफरीदी और चाहे कोई और, या ऐसे ही। जो भी और फिर कितने पोलियो वर्कर्स अपनी जान से जान गए। से गए, और वो गरीब लोग जो कि हुँ, 300 ऐसे से ही, 500 रुपए पर डे उनको मिलता है, और ऐसे वो ही, किस तकलीफ़ के साथ जाते हैं और बच्चों को उसके दुरुस्त। लिए। तो ये जो सिलसिला शुरू हो गया, तो मैंने अ, मुझे किसी कॉन्फ्रेंस में आना हुआ यहाँ, और फिर यहाँ मेरी डिस्कशन हो गई किसी के साथ कि असल में ये जो बयानिया जहाँ से निकल रहा है, इसके एक ख़ास बैकग्राउंड है, एक ख़ास पस मंज़र है। ये नाइजीरिया से होके हुए इंडिया आया, इंडिया से होके पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में रोज़नामा उम्मत से ज़रब मोमिन से होता-होता ये कहाँ-कहाँ गया है। हुँ, इसकी एक पूरी ट्रैवल हिस्ट्री है। दुरुस्त। और आपका जो यूएन का जो स्ट्रक्चर है, ये मेरी यूएन के एक इदारे से बात हो रही। आप सारा जो इश्तिहार चलाते हैं, वो डॉन न्यूज़, जियो न्यूज़, इंग्लिश न्यूज़पेपर, और कुछ बड़े-बड़े इश्तिहारात लगा दो, बस पोलियो ख़त्म और हुँ, खात्मे हुँ, की। ये जो है ये वर्क नहीं करेगा हुँ, जब तक हम इस इश्यू को नहीं जाएँ। हुँ, तो उन्होंने कहा कि कम विद ए प्रपोज़ल अगली मीटिंग में। आपने प्रपोज़ल का पता था, बनता कैसे है? और कह रहे विद ऑर्गनाइज़ेशन, ये पता नहीं था ऑर्गनाइज़ेशन होती है, हुँ, एनजीओ क्या चीज़ है? मैंने उर्दू में वो लिख लिया, और मैं अक्सर दोस्तों को ये कहता हूँ कि इसके लिए आपको अब भी आपको पता है कि मुझे अंग्रेज़ी कुछ नहीं आती। तो वो मैं उनको कहता हूँ, और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि ये इस तरह उर्दू में बैठ के हमने जो चीज़ की है, लिख दिया, उसने कहा ये परफेक्ट है। हुँ, अच्छा। एंड द फर्स्ट ग्रांट जो, वो भी दिलचस्प कहानी है कि कैसे बना हुआ इदारा। वो मतलब ये है कि जस्ट फ्यू मंथ्स में, 1-2 मंथ्स की नेगोशिएशंस में पहला बड़ा ग्रांट मुझे मिला, और मैंने स्टार्ट किया नेगोशिएशन बिटवीन रिवायती उलमा, बहुत जय्यद उलमा भी थे, सख्त किस्म के भी थे, नरम किस्म के भी थे, उनके और डब्ल्यूएचओ, यूएन के जो डॉक्टर्स हैं, उनके दरमियान। हुँ, और जब ये एंगेजमेंट मैंने स्टार्ट की, मुझे याद है कि मैं किसी को ये नहीं कह सकता था कि हम पोलियो पे बात करेंगे, वरना कोई हमारे अच्छा, वर्कशॉप के लिए नहीं आएगा। ये इतना कंट्रोवर्शियल था, सही। इतना कंट्रोवर्शियल था। और मुझे याद है कि एक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी
जिहादी तंजीम के सरबराह से मेरी मुलाकात हो गई। पागल मैं पहले से हूँ कि जाया उनके पास और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है, मतलब वो यूएस के भी उस पे टॉप लिस्ट भी रहा है एक टाइम पे। सही। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे एक सरकारी ओहदेदार दोस्त है, और सरकारी दोस्त को मैंने कहा कि आपने इससे पोलियो की बात करनी, लेकिन पोलियो का नाम नहीं लेना भी। हुँ, पहले इसको टेबल पे ले आए। वो हमने किसी थर्ड वेन्यू पे जाके उनके साथ टेबल पे बात की, गपशप लगाया। आखिर में हमने कहा ये बात है। हुँ, उसने कहा कि ओके आई विल सपोर्ट यू, और वो कन्विंस हो गए, और पूरा एक इलाका जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने जो पोलियो कैंपेन का बायकॉट किया था, उन्होंने साथ दिया। सही। फिर मदरसा हक्कानिया ने और बड़े-बड़े इदारों ने फतवे दिए, वो कैंपेन चलता गया, और अब मेरे ख़्याल से खुद यूएन के पैरोल पे बहुत सारे उलमा के एडवाइज़री बोर्ड बने हैं, ऐसे ही। जो इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो साढ़े 3 साल की एक भरपूर मेहनत रही, 100 डेढ़ 100 लोगों ने मज़हबी रसाइल में मज़ामीन लिख के, वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड की। पाकिस्तान का इम्पैक्ट ये हो गया कि अफ़गानिस्तान में बहुत सारे जगहों पे कैंपेन स्कूल गए, हुँ, हालांकि नेटो फोर्सेस के साथ तालिबान की एक बड़ी रेजिस्टेंस रही। हुँ, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि हम एक मज़हबी तबका, रियासत और इंटरनेशनल कम्युनिटी, इसके दरमियान ये जो गैप है, ये तो इतना गहरा है हुँ, और इतना ज़्यादा है, इसको हम किस तरह कम कर सकते हैं। हुँ, हुँ, फिर ये इससे मैंने ये जब अचीव करने के बाद मैं पुरानी स्टोरी पे चला गया कि यार मेरे ख़्यालात कहाँ से तब्दील हो गए, वो बुनियादी वजूहात क्या थे, वो बुनियादी बयानी क्या थे, और आगे मैंने कहाँ जाना है। और अगर मेरी ट्रांज़िशन हुई है तो ये तो मेरी स्टोरी नहीं है, ये तो सैकड़ों हज़ारों और नौजवान भी हैं ऐसे ही है। जो आस-पास है। सो लेट्स वर्क ऑन दैट। वहीं हुँ, से फिर मैंने स्टार्ट किया, और इस्लाम, जमहूरियत और आईनी पाकिस्तान का जो 5 साला प्रोग्राम था, इसके अलावा फिर जो मसलकी हम-आहंगी के हवाले से हमारा एक पूरा प्रोग्राम था, इंटर सेक्टेरियन हार्मनी, ये, और फिर वो बयानी हमने साथ लिख के, फिर हमें ये, मतलब मेरा एक यकीन की हद तक था कि कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है, बस ये एक ताकतवरों का ये है, और इसके बारे से भी एक सीरियस डिस्कशन है, हकीकत में हुँ, भी है। हुँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारा ऐसा है, जैसे आपने कहा इट ऐसे ही। डज़न्ट वर्क लाइक दैट वाली हाँ, कहानी है, हाँ, कि इस हुँ, तरह भी नहीं है। तो अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, बड़े-बड़े दानिशवरों से, उनसे ट्रिक खुद भी सीखते रहे उस इवेंट से, और उस बयानियों को भी एड्रेस करते रहे जो कि हुँ, हमारे यहाँ मौजूद है, हुँ, और इस पे हमने आगे बहुत हुँ, सफ़र किया। हुँ, और मुझे याद है कि बहुत सारी जगहों पे मुझे बड़ी हैरत रही कि बहुत जो ग्रीवियंसेस है लोगों के, वो ख़त्म होते रहे। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब ये स्टेज हो गया, अब थोड़ा-सा इसको अब लेके दें। अब जो रिवायती उलमा और इंस्टीट्यूशंस है, मज़हबी इदारे हैं, या फ़ेथ बेस्ड अदर फ़ेथ के भी हैं, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे। इसको थोड़ा-सा मज़ीद अपब्रिंगिंग, इसको बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ जाते हैं। तो फिर हमने ये मुस्लिम दुनिया की एक सीरीज़ स्टार्ट की, हुँ, एक डिबेट की और वो की। हुँ। इस तरह फिर ये चला। ज़बरदस्त, व्हाट एन एक्साइटिंग जर्नी। आई एम श्योर कि इसमें मुझे ये शेर बहुत पसंद है। मैंने एक आध और पॉडकास्ट में भी शायद हवाले के तौर पे दिया अब्दुल हमीद अदम का कि साक़ी न पूछ किस तरह पहुँचे तेरे हुज़ूर, रस्ते में एक तवील बयाबान होश था। वाह! वाह! तो बड़े तवील ज़ाहिर है इसको आपने चंद मिनटों में समो दिया, लेकिन इसमें मैं जानता हूँ बहुत सी परेशानियाँ, बहुत से आंसू, बहुत से दुख और बहुत से जो बुत इंसान ने तराश रखे होते हैं, जब वो किरची-किरची होके आपकी आँखों के सामने गिरते हैं, तो बड़ा अफ़सोस होता है। एमेंसिपेशन या आज़ादी का एहसास तो बाद में होता ही है, लेकिन आपने उम्र गुज़ारी होती है यही सोचते हुए, उन तसव्वुरात के साथ, तो फिर इंसान को मालूम होता है कि शायद ये बात ऐसे थी नहीं जैसे मैं सोच रहा था। इस सारे सफ़र में इसरार साहब आपने जिसका हमें एक समरी दी और उसके बाद आपने अभी आप मुस्लिम सोसाइटीज़ को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप पाकिस्तान से बाहर भी आपने सफ़र किया। आप हाल ही में चीन भी गए हुए थे, उससे पहले आप इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह-वगैरह उसके अलावा भी सफ़र करते रहे। मुस्लिम माशरों पे भी आपने ज़ाहिर है आप किताब जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं IRCRA के प्लेटफ़ॉर्म से आप ये प्रोड्यूस करते हैं और उसके साथ-साथ आप तक़ाबली जायज़ा भी आपने पेश किया मुख्तलिफ़ मुस्लिम माशरों का। तो जो मसाइल पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान की दीनी सोच के और फ़िक्र के हैं, वो कहीं और भी मुस्लिम दुनिया में हैं या ये हमारे यूनिक पैदा करता पोस्ट कलोनियलिज़्म और कलोनियलिज़्म की देन है? हाउ डू यू लुक एट देम? अच्छा, मैं सिर्फ़ ये जो मसला है, अगर थोड़ा-सा इसको मज़ीद कर लें, तो मैं इस पाकिस्तान का जो मसला है उसमें हम इंडिया को भी डाल लेते हैं, जी, जी, और डालें। किसी हद तक बांग्लादेश को भी डाल लेते हैं। और ओके, ये जो साउथ एशियंस, हमारी जो ये चीज़ें, ये बिल्कुल दुनिया से मुख्तलिफ़ है।
कैसे? मसलन मैं परसों की बात है, हम इस पे डिस्कशन कर रहे थे और ये आप जैसे दोस्त अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं और लोग अपनी राय देते हैं। मैंने उनको कहा कि पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान में मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं हमारे सारे मसाइल की जो जड़ है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान कहते हैं हमारे सारे मसाइल की जड़ इंडिया है। इंडिया कहते हैं इस खित्ते की तरक्की न होने की बड़ी वजह पाकिस्तान है। और बांग्लादेश में कुछ माह पहले बयानिया कुछ और था और अब कुछ और है। यानी सही। ये एक डिबेट आपको बहुत आम सी मिलेगी और जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ दूसरों पे डालने की, कि यानी रविश मैं यहाँ। एक दिलचस्प मिसाल ये है कि एक डिप्टी एम्बेसडर था ब्रिटिश का, वो हमारे किसी वर्कशॉप में आए और हमारे किसी जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने ये सवाल किया कि आपने ये किया है, आप ब्रिटिश राज ने ये किया और वी आर एग्री, जैसे आपने ज़िक्र किया कि वो एक कॉलोनियल पूरा सिस्टम है जिसने तबाह किया पूरे निज़ाम को। तो उसने कहा कब? थोड़े-से तो सब खामोशी हो गई कि यार, उसने कहा अच्छा मेरे दादा परदादा से भी पहले की बात है। हुँ। ओके, ओके। हाँ। मतलब फिर उसने अपने जो रिस्पॉन्स करना था हुँ। उसने कर दिया। लेकिन हम उसी तरह रहे चीज़ों को और ये एटीट्यूड मुझे साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा मैं महसूस करता हूँ जितने भी लोगों से हुँ। काम करने का मौका मिला। मैं इनको मिसाल लेता हूँ कि ताइवान जो है जिसको यूएन एक मुल्क के तौर पर नहीं बल्कि चाइना के एक सूबे के तौर पर मानता है। 14 या 13 ममालिक इसको मुल्क तस्लीम करते हैं, बाकी नहीं करते। हुँ, हुँ। और ये चीन का एक सूबा है और चाइना अपने हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी चिप इंडस्ट्रीज़ वहाँ पूरी दुनिया की जो आईटी की चिप इंडस्ट्री है वो हुँ, उसी पे चलती है, हुँ। ताइवान पे चलती है। लेकिन इसके बावजूद एक मुल्क जिसकी शनाख्त नहीं है, अगर आप उधर जाएँगे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम देखेंगे वो न्यूयॉर्क से कई गुना एडवांस है। अच्छा। साफ-सुथरा, चूँकि मुझे वहाँ पर 5-6 दिन ठहरने का मौका मिला और इस वक़्त वो मतलब चीन और अमेरिका के दरमियान एक मुतनाज़ा, वो कश्मीर से ज़्यादा मुतनाज़ा तरीन है, दोनों मुल्कों के दरमियान। ओके। और लेकिन ये डिबेट, वो उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस दोनों रीजन से अपनी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ एक मुल्क की शनाख्त नहीं है, वो इस हद तक जा सकता है। हम पे और आप पे कभी एटम बम नहीं गिरा, हुँ, लेकिन हुँ, हुँ। जापान जहाँ तक उसने सफ़र किया। तो ये एक तो ये मजमूई तौर पर मैं चीज़ों को देख रहा हूँ कि हमारा रवैया जो है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है साउथ एशियंस का, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और ओनरशिप ही दुनिया नहीं ले रहे। ले नहीं ले हुँ, रहे हैं। हुँ। और उसमें मेरे ख़्याल ये है कि हम दाखिली चीज़ों पे अगर हम और आप बात कर लेंगे किसी भी पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, तो हमारा आगाज़ कोई एक्सटर्नल चीज़ों से हो। हम यानी अपने जो इश्यूज़ हैं उसको नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉक्सीज़ भी रहे हैं, यूएसएसआर की जंग रही है, फिर अमेरिका का अफ़गानिस्तान पे, इन सब से हम मुतासिर हैं। यानी इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो हम नहीं कर पाए। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये कि मुस्लिम सोसाइटीज़ में बहुत सारे इश्यूज़ जो है हमारे और उनके सेम है। जैसे हमारा अगला ये शुमार आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पे। ट्यूनिस में अरब स्प्रिंग के बाद जो है डेमोक्रेसी का एक तजुर्बा हुआ, लोगों को बड़ी उम्मीद थी। खुद अमेरिका वेस्टर्न एकेडेमिया ने उसको बड़ा प्रमोट किया। जो कि सबसे बड़ी शख्सियत है, जो हमारे बड़े फ़ेवरेट शख्सियत है, शेख राशिद अल गनूशी। राशिद अल गनूशी वो इस्लामिस्ट थे, जिनके ख़यालात पिवर इख्वानुल मुस्लिमीन जैसे थे। इस्लामी निज़ाम और उसका खिलाफ और वो सारा। फिर चूँकि वो मुल्क बदर हो गए और वो उसने फ्रांस और यूके में पूरी ज़िंदगी गुज़ार दी और उसमें एक ट्रांज़िशन आया और उसने फिर एक कॉन्सेप्ट दिया मुस्लिम डेमोक्रेट्स का, कि और उसी से वो होके आया और उसने रिलीजियस फ्रीडम और डेमोक्रेसी पे एक नया डिस्कोर्स डेवलप किया जिसको दुनिया में बहुत पसंद किया गया। और फिर अन्नाहज़ा जो उनकी पार्टी थी वो इक़्तिदार में आई, उन्होंने हुकूमत की और लेकिन वो तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ और अब रिसेंटली आपने वहाँ के जो हालात देखे कि जो प्रेसिडेंशियल हुआ है जिसने पार्लियामेंट को मुअत्तल किया और दोबारा एक और तरफ हम चले गए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैं वो सेम है मुस्लिम सोसाइटीज़ के। कुछ जगहों पे हमारे यहाँ सेक्टेरियन का इशू बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये बात थोड़ी-सी मैं ख़ता कलामी मुआफ़, क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की सिमिलैरिटी की आप बात कर रही हैं, ये महज़ मुस्लिम मुआशरों में तो नहीं है। ये जहाँ पे भी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, जो अभी बहुत से ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक नहीं भी हैं, इस तरह के चैलेंजेज़ आपको वहाँ पे भी नज़र आएँगे। तो इसका ताल्लुक महज़ किसी फ़िक्र के साथ है कि मुस्लिम माशरा या मुस्लिम पॉपुलेशन एज़ अ पॉपुलेशन एंड फ़ेथ जमहूरियत को, कॉन्स्टिट्यूशन को निज़ाम के तौर पर नहीं मानती है, या इसका ताल्लुक अंडर डेवलप्ड
और अंडर एक जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके साथ, डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन टू? ये दोनों हो सकते हैं, हम्म, यानी मतलब इसमें कोई वन लाइनर जवाब नहीं है मेरे पास सही। या मेरी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। एक स्कॉलर है, मुख्तार शनकीती नाम है, उसकी अरबी किताब आई है अल अज़िम्मतुल दस्तूरिया, और जो उर्दू तर्जमा भी अभी उसका हुआ है, अंग्रेज़ी में भी हुआ है। तो उर्दू तर्जमा उसका है गालिबन इस्लामी तमद्दुन में दस्तूरी बहरान। मेरे ख़्याल से शनकीती शामी आलिम है और दोहा यूनिवर्सिटी में और मदीना यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर है। तो उसने बहुत अच्छी किताब लिखी और उसने कहा कि जो इस्लामिक टेक्स्ट है ना, यानी वो बहुत रिच है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, जब आप उस पे रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन उसकी बुनियाद पे इदारे बनाना, इंस्टीट्यूशनलाइज़ करना, मुस्लिम सोसाइटीज़ में फ़ेल है। हम्म, उसने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज़ नहीं किया। तो कई पावर मलूकियत पे और बाप बेटा और फलां-फलां, ये और कभी जो कमज़ोर किस्म की डेमोक्रेसी न, हम्म, यानी वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनलाइज़ नहीं किया हमने उस पे। पावर एक जगह पे हमने रखने की कोशिश की, अपने पास रखने। ये तो एक बड़ी डिबेट है, लेकिन मैं उसमें कह रहा हूँ कि मुस्लिम, हमारी 4 सीरीज़ है, मुस्लिम दुनिया और जमहूरियत, मुस्लिम दुनिया, मज़हबी आज़ादी, मज़हबी तालीम और अब दस्तूरी बहरान। ये एक एनसाइक्लोपीडिया मुस्लिम सोसाइटीज़ पे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 हम्म, एपिसोड इसके आ गए हैं। हम्म, डिस्कशंस हमारी रही तो इंडोनेशिया हम गए, द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इस वक़्त सौदी अरब इन नहीं है, टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, या पॉपुलेशन वो इंडोनेशिया है। अच्छा, यहाँ पर जो साउथ एशिया है या साउथ एशिया में ख़ासकर, हम कह रहे हैं कि सिस्टम इस्लामाइज़ हो जाए। वहाँ जो मज़हबी फ़िक्र है उन्होंने सोसाइटी को इस्लामाइज़ किया। ओके। तो ये एक बड़ा डिफ़रेंस हमने वहाँ पर देखा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि नाज़ातुल उलमा उसकी सबसे बड़ी तंज़ीम है मज़हबी। जैसे पाकिस्तान में आप जमीयत उलमा इस्लाम या कोई और जो बंदियों में वो है, बरेलियों में भी इस तरह, जी। शियों में और भी इस तरह की तंज़ीम हो सकती हैं। अब वो 60% जो पॉपुलेशन है वो उसकी फ़ॉलोअर्स है। $1 बिलियन, $1.8 बिलियन उसकी सालाना बजट है। अच्छा। जहाँ स्टेट फ़ेल होती है एजुकेशन पहुँचाने में, वो रिस्पॉन्सिबल। तो अच्छा, वो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ रह रहे हैं। जेंडर पे उनका ये है कि ख़वातीन फ़तवे दे सकती हैं, फ़तवा कौन से ले। अच्छा। और आप उनकी जो जेंडर इंटरप्रिटेशन आप डिटेक्ट कर ले तो हमारे साथ हमारे जो 2 दानिश्वर हज़रात हैं, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब और खुर्शीद नदीम साहब, उन्होंने कहा कि हमें बड़ी हैरत रही कि किस तरह ये टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं ये ख़वातीन, इतनी ज़बरदस्त तरीके से, जो कि बता देते हैं कि ख़वातीन की जो हमारे यहाँ जो साउथ एशिया में अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट है उनकी या से। उनको अंडरस्टैंडिंग का या उनको इंटरप्रेट करने का हाँ, इख्तियार ही नहीं दिया जाता। तो नाक़िसुल इल्म वल दीन वाला वो जो है कि वो वाला कॉन्सेप्ट आ तो जाता है, वो बट नेवरदलेस। ये तो वहाँ लेकिन ख़वातीन को ये नहीं कि ये नाक़िसुल इल्म है, नाक़िसुल अक़्ल हैं, नहीं, ये नहीं, नहीं, वाला नहीं, नहीं, मामलात नहीं है जो नहीं, मशहूर नैरेटिव? नहीं है, उसपे बड़ी टेक्स्ट की बड़ी डिबेट है, लेकिन सही। चलिए उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि मेरे लिए खुद भी, और दूसरी कि डेमोक्रेसी को वो कैसे चलते हैं। हर मज़हबी इदारे में मैं गया हूँ, किसी भी मदरसे में, उसके मोहतमिम साहब के ऑफ़िस में प्रेज़िडेंट एंड वाइस प्रेज़िडेंट की पिक्चर लगी थी। अच्छा। ये मतलब बड़ी हैरानकुन बात है कि वो उस स्टेट के और वो साथ कोई ये मज़हबी उनकी शख्सियत नहीं है नहीं है, बज़ाहिर। दे आर हाँ, हाँ। पॉलिटिकल, और ये लेकिन है। वो उनकी वाज़ इट नेशनलिज़्म या ये उनकी जमहूरी इक़्तिदार के साथ कनेक्शन था? दोनों हो सकते हैं, और हुँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये रियासत का वो कह रहा है कि, और ये कल कोई बदल जाएगा तो उसकी और तस्वीर आ जाएगी, ऐसे यानी ही, सही। उसका मज़हबी लीडर नहीं है। यानी हुँ, मैंने देखा है कि नाज़रतुल उलमा के मदरसों में कभी तो आपको उनके जो हेड होते हैं, उनका भी कोई सेक्रेटरी जनरल आता है और हुँ, वो आ जाते हैं, उनका नहीं है। इन्फ्लुएंस इतना है कि नाज़रतुल उलमा के एक साहब जो उनके चेयरमैन रहे, वो उसने वहाँ से अपना दौरानिया पूरा किया और वापस आ गया और उसने इलेक्शन लड़ा, क्योंकि नज़रतुल उलमा से आप सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। वो कह रहे हैं आप मस्जिद, मिंबर और मेहराब को सियासत के लिए इस्तेमाल न करें, ये लोगों की एक सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर है। यहाँ हर किस्म के लोग आ सकते हैं, जिसके आपकी पार्टी से ताल्लुक़ है या नहीं है। हुँ, तो ये आप उसको एक इस्लाह माशरा की प्रोजेक्ट के तौर पर चलाएँ, लेकिन आपको सियासत का शौक है तो हमसे अलग होके आप इंडिपेंडेंटली कर लें, और हमारे लोग जो-जो आपको पसंद है, जिसको आप कन्विंस कर सकते हैं, वो आपको वोट देंगे। तो वो इंडोनेशिया के प्रेज़िडेंट बन गए, अब्दुर्रहमान वाहिद, आलिम थे।
पढ़ें। तो उन्होंने बड़ा ब्लंटली लिखा है कि इसका वही जो 9/11 के बाद या उससे पहले जो गुज़िश्ता 40 साल में हमारी सोसाइटी जिस वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट से गुज़री है, वहाँ भी सुसाइड बॉम्बिंग हुए, बर्ली की तो बड़ी मशहूर है और भी हुए। और फिर उसने किस तरह किया और उसने कहा कि ये जो इंटरप्रिटेशंस है, जो हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज़्म लाते हैं, उस पे बड़ा ओपनली उन्होंने डिस्कस किया। अंग्रेज़ी में किताब है द इल्यूजन ऑफ इस्लामिक स्टेट और उसमें उनका एक बड़ा तफ़सीली मक़ाला है, एक हमने तर्जुमा भी किया उर्दू में, तहक़ीक़ात पे पढ़ा है। तो उन्होंने ये सारे मसाइल लेकिन लेकिन ये लीडरशिप की अंडरस्टैंडिंग थी उस वक़्त और आप हमारे यहाँ चीज़ों को देख लिया, लीडरशिप के दराव को देखें तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये जो बात है मतलब लीडरशिप का या विज़न का फुक़दान होना, अक्सर ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं क्या लोग पहले सही हो जाएँ या लीडर्स ऐसे आने चाहिए? क्या मामला प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ? पहले वो जिसे हम कहते हैं चिकन एंड एग सिचुएशन कि पहले कौन आए, पहले कौन करे? समाज के अंदर अमूमी तौर पर मेरे ज़ाती राय में मेरी ये है कि जो लीडर्स होते हैं, जो रहनुमा होते हैं, उनकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी ये होती है क्योंकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए या जो उनकी गद्दी चलती आती है कि पहले दादा था, फिर उनके वालिद थे, फिर अब ये हैं, फिर इनके बच्चे होंगे। पॉलिटिकल जमातों को भी वैसे ही चलाते हैं, मदारिस को भी वो वैसे ही चलाते हैं, वो दीनी सियासी जमातों को भी ऐसे ही चलाते हैं। तो इस समाज में जिसमें मैं और आप हैं, जिसको हम पाकिस्तानी मुआशरा कहते हैं, यहाँ पर मस्बत समाजी बदलाव के लिए या इन रवैयों को लाने के लिए आपको क्या लगता है कि जो हमारी दीनी जमातें ख़ास तौर पर क्योंकि पॉलिटिकल जमातें तो उनके लिए ना रेफ़रेंस है, ना मयार हैं। वो अगर उन्होंने अपने दीनी रवैयों में या मज़हबी रवैयों में या मज़हबियत में अब इसमें भी ज़ाहिर है मज़हबियत और मज़हबी होने में फ़र्क है जी, क्योंकि जो रिलीजियस सिंबलिज़्म के साथ आप जुड़े हुए हैं जी। जुमा है तो आप कुछ ना करें तो आप शलवार कमीज़ बाकी लोगों ने भी पहने होते हैं जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं या नहीं जाते बाज़ कल्चरल चीज़ें भी हैं। तो किसकी ये अगर ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने इन चीज़ों से ज़रा बाला होके एक पैराडाइम शिफ्ट या एक नए नैरेटिव की तरफ जो कि इस सदी के साथ हम आहंगी भी रखे और मुल्क को थोड़ा आगे भी लेके जाए। व्हाट डू यू थिंक कि उलमा की अगर अगर इसमें कहा जाए तो क्या ज़िम्मेदारी बनती है? वो कर पाएँगे हम ये वाला काम? जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि साउथ एशिया बहुत डिफरेंट है और आपने बड़ी ज़बरदस्त मिसालें दी कि गद्दी नशीनी का जो है या और चाहे वो सियासत में है, आप देख रहे हैं उसमें लियाकत ये चीज़ें आपको हुँ, आप परखती नहीं है, हुँ, अंडरस्टैंडिंग्स या उसने कितनी मेहनत की है। नहीं, बस वो हुँ, है तो वो है, हुँ, वो करेगा और उसको जो प्रोटोकॉल्स है, ये साउथ एशिया की ही ख़ुसूसियत है। ये हुँ, हुँ, शायद मुझे नहीं ख़्याल कि किसी और जगह पे आपको हुँ, ये चीज़ मिलेगी हुँ, हुँ, दुनिया में। इवन एशिया बहुत बड़ा है, चीन देख लें, जापान हुँ, देख लें, हुँ, बहुत बड़ा एशिया। एशिया में भी आपको नहीं मिलेंगी ये हुँ, चीज़ें। तो एक तो ये हमारे यहाँ है। दूसरा ये कि जैसे ईस्ट एशिया में जो इस्लाम है ना, वो जब हम उसको देखते हैं, वो बहुत मुख़्तलिफ़ है। वो बहुत मुख़्तलिफ़ है। खुर्शीद नदीम साहब ने वापसी पे कॉलम लिखा था मतलब कि 2 इस्लाम के एक वो इस्लाम है जिसको यहाँ हम सुनते हैं, एक वो है कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ईस्ट एशिया में, जिस पे एक बंदे ने लिखा कि 2 नहीं मतलब एक इस्लाम एक ही होना चाहिए और वो उनका भी एक पस मंज़र था जिन्होंने उस पे जवाबी कॉलम लिखा, दोनों को हमने शाया किया है अपनी किताब जो इंडोनेशिया में इस्लाम में। तो मेरे ख़्याल से उनका जो मुझे लग रहा है कि सोसाइटी सेंट्रिक है उनका जो रिलीजियस अप्रोच है। तो जो सोसाइटी सेंट्रिक है कि इस्लाह माशरा और इस्लाह माशरा में वो खुद और फिर माशरे को कैसे रखते हैं और उसकी चीज़ों को। उसमें वो तालीम को कैसे रखते हैं चीज़ों को। तो वो सिंबलिज़्म से ज़्यादा उस चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं। उसी की बुनियाद पे उन्होंने इदारे बनाए, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, टीवी चैनल्स बना दी कि वो जो उस माशरे की ज़रूरियात है। हमारा जो यहाँ सारा ज़ोर है हमारा रियासती क़वानीन पे ज़ोर है। इस्लामाइज़ेशन ऑफ लॉ, इस्लामाइज़ेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बुरी बात नहीं है मतलब वक़्त के साथ-साथ दस्तूर किसी भी मुल्क की उन लोगों की ज़रूरियात चाहे वो उसकी जो भी ज़रूरियात है उसी के मुताबिक उसमें अपडेट होती रहती हैं। अगर वो किसी बेसिक इंसानी हुकूक को या डिस्टर्ब ना कर ले तो मतलब या उसके मुताबिक कोई भी मज़हबी या और किस्म की तब्दीली है तो मेरे ख़्याल से उसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ ये नहीं हुआ और ये अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। हुँ, ये अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी जमातें हैं ठीक है वो जैसे तबलीगी जमात है, दावत इस्लामी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो कोर सोसाइटी का वो इश्यू है शायद वो उस तरह एड्रेस नहीं हो रहा। लेकिन ये एक नॉन पॉलिटिकल या एपॉलिटिकल तंज़ीमों के तौर पर वो काम कर रही है। हुँ, अब ये है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग या चीज़ों को जो नहज़तुल उलमा है, मोहम्मदिया है
अन्नाहज़ा जो सियासी जमातों ने जिस तरह के कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस कराए, वो जेयूआई या जमात इस्लामी उसी के ऐलान कर सकती है, इस तरह की। मेरे ख़्याल से इसमें हम बहुत दूर हैं हुँ, और कुछ बड़े डेवलपमेंट्स की कुछ उम्मीद भी ऐसी नज़र नहीं आ रही, जिससे आप हुँ, समझें कि हम एक जाए। जहाँ तक उलमा का है, उलमा बहुत ज़्यादा मुतल्लिक़ हैं सोसाइटी के साथ, यानी नवाज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो ज़िम्मेदारी तो उनकी है और हुँ, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अब अगर वो ज़िम्मेदारी वो तस्लीम करेंगे तो मतलब सोसाइटी उनकी है, गिरफ्त उनकी होगी और मिसाल नज़रतुल्लमा है कि अगर उनकी तंज़ीम का बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन वो रिटायर्ड होके भी प्रेज़िडेंट ऑफ़ द कंट्री बन सकता है। इन्फ्लुएंस ये है कि 60% आबादी अगर आपकी फ़ॉलोअर्स है, पाकिस्तान में कौन-सी ऐसी मज़हबी तंज़ीम है जिसके पास 10% वोट भी आता हो? नहीं आता। हुँ, कोई एक जमात भी नहीं है इस वक़्त मज़हबी तंज़ीम जिसके पास 10% वोट आए, हुँ, टोटल सोसाइटी की। हुँ, तो मतलब ये है कि ये जो अप्रोच है इससे वो अपना असर जो है मेरे ख़्याल से वो खो रहे हैं। हुँ, या जो रिएक्शन हम दिखा रहे हैं मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे और जिसमें बहुत सारे वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये मेरे ख़्याल से बज़ाहिर हमें ये लग रहा है कि हम उसका इज़हार कर रहे हैं, उस चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से वो चीज़ें हमारे हाथ से निकल रही हैं और बहुत हद तक निकल चुकी हुँ, है हुँ। और मेरे ख़्याल से फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अभी सऊदीया के अंदर जब रिजीम चेंज हुआ या उनका नैरेटिव बदलने की बात हुई, मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा ओपनली कहा कि ये हमारा कल्चर ही नहीं था, जिसको मतलब जो सल्फ़िज़्म या जो जिस तरह से वहाबियत वहाँ पे फैलाई गई या जिस तरह से उसने फिर वर्ल्ड वाइड सपोर्ट किया सऊदी पेट्रो डॉलर्स जिसको हम कहते हैं, उनके ज़रिए पाकिस्तान में भी जो मशरूम ग्रोथ है मदारिस की हुई, जो अनचेक्ड अमाउंट्स पैसे आते रहे अफ़गान जिहाद के दौरान एंड लेटर ऑन। अब वहाँ पे जब नैरेटिव बदल गया, सऊदीया जो है मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ जा रहा है और बहुत तेज़ी से जा रहा है और पाकिस्तान के आस-पास जो अमरीकी इन्ख़ला के बाद मतलब अफ़गानिस्तान से यूएस का एग्ज़िट होता है और फिर हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, चीन ने भी हमें मतलब पिछले कुछ अरसे में ज़ाहिर है, चाहे वो डॉन लीक्स की बात हो या अदरवाइज़ हो, हमें धमकियाँ भी दी कि तुम सुधर जाओ। अब इस सारी सिनेरियो में जब हमारी जियोपॉलिटिकल जो पोजीशनिंग थी अफ़गानिस्तान 20 साल हम ज़ाहिर है बड़ा क्रिटिकल हम वार अगेंस्ट टेरर में एलाए रहे, उससे हमें मामलात भी हमारे चलते रहे। अब बदलती हुई रीजनल और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर हमें डू यू थिंक सो कि हमारी कोई रेलेवेंस है? और अगर रेलेवेंस है तो उसके लिए हमारे जो पॉलिटिकल रवैये हैं, अंदरूनी जो इस वक़्त ख़ास तौर पर जो पोलराइज़ेशन है, पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन, एक्सट्रीम पोलराइज़ेशन है, तो आर वी मूविंग एनीवे इन राइट डायरेक्शन? इफ नॉट तो कहाँ से इसका आगाज़ होना चाहिए? अ, एक तो ये कि मेरे ख़्याल से वो कि हमारा अपना घर जो है ऑर्डर में नहीं है। सबसे बड़ी वीकनेस पॉइंट है। कोई भी पॉलिसी आप तय करेंगे, कोई भी चीज़ आप तय करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देंगे बाहर दुनिया ताकि वो दुनिया उस पे यकीन करे। मेरे ख़्याल से अब हम अंदर इतनी तक़सीम दर तक़सीम का शिकार है कि मुझे नहीं लग रहा कि हम कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे। मोहम्मद बिन सलमान के विज़न के हवाले से एक आर्टिकल मेरा है कि जो निज़ाम तालीम पे उसके क्या असरात होंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने टेक्स्ट की स्टडीज़ की। उन्होंने पहले जो टेक्स्ट में जो चीज़ें नहीं लाई थी और बाद में लो आए, ख़ासकर जो मुस्लिम गैर मुस्लिम अक़लियात है, नॉन मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स है या नॉन मुस्लिम है, माइनॉरिटी नहीं भी कहना चाहिए। पाकिस्तानी उलमा की तरफ से भी ये रिस्पॉन्स आया कि ये माइनॉरिटी का वर्ड ख़त्म कर लिया अक़लियत का। तो मेरे ख़्याल से उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट को रिफ़ॉर्म किया, फिर उन्होंने टीचर ट्रेनिंग पे फ़ोकस किया। अभी जो सिलसिला है ये अभी हमें नज़र आ रहा है कि विज़न 230 सऊदीया में ये डिबेट जो है ये किंग अब्दुल्ला ने स्टार्ट की थी। उन्होंने उस वक़्त जो है किंग अब्दुल्ला कैसेट एक इदारा खोला, पूरे यूरोप को एक इंटरफ़ेथ प्रोग्राम में एंगेज किया, पूरे वेस्टर्न एकेडेमिया को किया। उन्होंने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में सेंटर खोल दिए, उन्होंने हार्वर्ड में सेंटर्स खोल दी। यानी मतलब ये कि बहुत बड़ा विज़न इसके पीछे था, ये एक बिल्कुल ये नहीं था कि मतलब सिर्फ़ मोहम्मद बिन सलमान ने ये चीज़ कर ली और हो गई। एक पूरा एक फ्रेमवर्क उन्होंने तश्कील लिया था। ठीक है कि मोहम्मद बिन सलमान के दौर में उसने जो ज़्यादा इन्वेस्ट किया वो मीडिया पे किया, कि वो चीज़ें जो ट्रांज़िशन हो रही है वो दुनिया को भी पता चले और आ रही है। तो मेरे ख़्याल से इसका असर होगा और मैं आपको दिलचस्प बात बता दूँ कि मुझे एक अमरीकी प्रोफ़ेसर ने कहा कि वो जो राब्ता-ए-आलम इस्लामी के जो सेक्रेटरी जनरल है, उससे मेरी मुलाकात हुई और उसने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा शिकवे शिकायतें और नाराज़गियाँ मिलती है वो पाकिस्तानी उलमा की तरफ से मिलती है
इस ट्रांजिशन पे। हुँ। और वो उसको भी शायद वो समझ नहीं आ रही कि इसकी पस मंज़र क्या है, और वो परेशान कह रहे थे कि उस हवाले से नज़र आ रहे थे। तो ये जो हालात है, जल बदर ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। ये भी एक डिबेट है कि डिक्टेटरशिप में बस औकात या मुल्कियत में चीज़ें बहुत आसानी के साथ ट्रांज़िट हो जाती हैं, बमुश्किल डेमोक्रेसी में कि वहाँ पर जो डिसीशंस मेकिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत पेचीदा है। हुँ। और पेचीदगी का अंदाज़ा आप इससे लगाएँ कि गुज़िश्ता 40 साल में हम ये तय नहीं कर पाए कि मदरसा ने किस डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड होना है। ये बात देखिए ये बात भी दुरुस्त है कि जहाँ पे आप डिक्टेटरशिप है वहाँ पे मामलात डिफरेंट हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी कितनी कोई डेमोक्रेसी है मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। जानते हैं सही। ठीक है, दुनिया में जो हमारे डेमोक यहाँ डिक्टेटरशिप भी नहीं है और हाँ, डेमोक्रेसी भी नहीं हम है। अलमिया ये है। हमें तो डिक्टेटरशिप भी अच्छी नहीं मिली और वो सब मतलब दुनिया में भी वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम डेमोक्रेसी नहीं है, हमें हाइब्रिड अब तो हम हाइब्रिड प्रो मैक्स टाइप टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हो गए हैं, ठीक। इस सूरत में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का मार्जिन कम बनता है क्योंकि हमारे यहाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहा जाए तो इनके पास बड़ी पावर रही बयानिया कंट्रोल करने की, बयानियों को इन्फ्लुएंस करने की, चाहे वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, चाहे उससे पहले थी या उसके बाद, सारा इनके पास वो सारा सिलसिला रहा। तो विज़न की जो अगर कहा जाए मतलब जनरल ज़िया और बाद में उनका जो इस्लामाइज़ेशन और फिर रोशन ख़याली, मुशर्रफ साहब की और बाद में जिस तरह के बयानिए रहे, तो हमें ये क्या हमारे साथ ऐसा इत्तेफ़ाक है या हमारी बदकिस्मती है कि अगर हमें डिक्टेटर्स भी मिलें, तो वो भी कोई ऐसी राह मुतय्यन नहीं कर पा रहे, जिससे समाज जो है वो सोशो इकोनॉमिक बेटरमेंट की तरफ चला जाए। एक तो ये वाली बात भी मसला लगता है, दूसरी तरफ उलमा की जब आप बात करते हैं कि हम पहले हमारी जो अहले सुन्नत वल जमात की ख़ास तौर पर देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट है, वो समहाउ सऊदिया के दिफ़ा में पेश रहते थे और जो हमारे अहले तशय्युअ हैं, वो ईरानियन पॉलिसीज़ और उनके हवाले से अक्सर ये हमें कहा जाता है कि वो प्रॉक्सी दोनों की यहाँ पे चल रही होती थी। तो हमारा अपना कोई ऐसा कोई इंडिजिनस बयानिया नहीं है कि हमें ये बयानिया भी मुस्तार लेना पड़ता है। कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी ना हम पाकिस्तानी नेशनलिज़्म पे इकट्ठे हैं, ना हम जो है वो इंडस सिविलाइज़ेशन को हम अपनाने को तैयार हैं, ना हम अपनी तारीख़ जो यहाँ की लोकल बरे-सग़ीर की तारीख़ है, मतलब चाहे वो रंजीत सिंह की बात हो, पंजाब की अगर मैं बात करूँ या वो अभी जब ये 4 दिन पहले जो अगर बात की जाए खान अब्दुल गफ़ार खान साहब की जब ग़ालिबन डेथ एनिवर्सरी थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पोस्ट की हुई थी। और उनको कहा हुआ था कि गांधी ऑफ फ्रंटियर और बड़ा उनको एक ट्रिब्यूट पेश करके इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल पेज ने वो पोस्ट की हुई थी। लेकिन हमारे यहाँ ज़िक्र ही नहीं है कहीं नैरेटिव में ऐसा कुछ। तो व्हाई वी आर नॉट कनेक्टेड विद आवर ओन लोकल रूट्स? कोई और कुछ भी हमारे पास अपना क्यों नहीं है? मेरे उस्ताद थे मौलाना समीउल हक साहब मरहूम। तो अ, आपने तो बहुत गहरी बात की कि वो जो असल और तारीख़ के साथ हमें जुड़ना चाहिए। वही बात कह रहे थे हमारे पश्तूनों के बारे में, और अफ़गान तालिबान की जब वो हिस्ट्रीज़, राइटिंग्स और डेटा कलेक्ट कर रहे थे, तो उसने कहा ये सर मार देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन एक वरक़ उसकी शहादत पे या उसकी तारीख़ पे या उसकी बायोग्राफ़ी पे 1 घंटा नहीं लगाते। हुँ, मतलब वो जो ये मूवमेंट्स थी, ये तालिबान की मूवमेंट्स के बारे में भी उनकी ये राय थी कि मतलब ये क्यों, मतलब हम नहीं लिख रहे हैं अपने उससे। तो अ, ये एक बड़ा अलमिया है, और बहुत सारे एवेन्यूज़ ऐसे हैं जिस पे बहुत अच्छी-अच्छी मिसालें हैं, तारीख़ें हैं। आपकी किसी उस पे मैं काम कर रहा हूँ, बल्कि मुकम्मल हो गई किताब, मुंशी नवल किशोर की, जिसके बारे में मेरी राय है कि बर्र-ए-सग़ीर में इस्लाम की इशाअत की इतना बड़ा काम किसी ने नहीं किया जो इस हिंदू ने किया है, हुँ, और मुसलमानों ने उस पे लिखा है। हुँ, देवबंद में उस पे ख़राज तहसीन पेश किया गया है। हुँ, इजलासों में उसका शुक्रिया अदा किया गया। हुँ, तो मतलब ये कि ये हमारी रिवायत में तो ये चीज़ें थी। लेकिन अब जो गुज़िश्ता 40 साल में मेरे ख़्याल से हम इतने डिवाइड हो गए हैं कि हम शनाख्त जो है वो खो चुके हैं, हुँ, और उस शनाख्त के चक्कर में या सोसाइटी की जो मजमूई ट्रांज़िशन है, वो जिस लेवल की चल रही है, और आपको कोई भी किसी लारे के पीछे लगा लेता है, और आप हम उसी शनाख्त की हुँ, तलाश में अभी। हुँ, तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम ये मुतय्यन कर पाएँगे कि हमारे हीरोज़ कौन हैं, कौन नहीं है। हुँ, और
अब वही अच्छा हीरो है जो टिकटॉक के 1 मिनट की वीडियो में पोर्ट्रे जिसके हो शेयर्स जाए ज़्यादा हैं, जो तो वायरल जिसकी यार वीडियो हो गई है। दैट इज़ द हीरो। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अब तारीख भी यही है और हुँ। राइटर भी यही है, मौर्रिख भी यही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यही बात जो पहले प्रोग्राम के शुरू में कर रहा था कि जो सतहीपन है हर जगह पे एक शैलोनेस आपको नज़र आती है कि कोई डेप्थ नहीं है। और शायद ये बड़ी लम्हा फ़िक्रिया है कि आप अ, मुसलसल मतलब आप 300 मिलियन लोगों का मुल्क है। इतना पोटेंशियल है जिसकी हम बात करें क्योंकि यंग लोग हैं, सारा कुछ है। मसले-मसाइल अपनी जगह हैं और ममालिक भी इस सिचुएशन से गुज़रे जिससे आज हम गुज़र रहे हैं। लेकिन ये ऐसे कब तक चलता रहेगा? कब तक आप जो है वो चीज़ों को मतलब अभी कल सोशल मीडिया पे लेजिस्लेशन की बातें हो रही थी, मज़ीद उसको पाबंदी पीकाक के अंदर चेंजेज़ करने की। कब तक ये सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट कि अपने आप को बस आपने प्रोटेक्ट करना है, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे वो हमारी मिलिट्री सिविल एस्टेब्लिशमेंट हो, उनको ये अंडरस्टैंड करना कि ये आप दुनिया की इतनी तेज़ी से चेंज होते हुए डायनामिक्स में आप शायद इंटरनेट बंद करके, व्हाट्सऐप बंद करके, उस तरह की चीज़ें करके आप आई डोंट थिंक सो यू कैन मतलब पेस अप या कीप अप तो करना और बात है कि आप दुनिया के साथ हम-आहंग होके चलें। आपका सर्वाइवल भी बज़ाते खुद जो है वो क्वेश्चनेबल हो सकता है। इसरार साहब थोड़ा-सा आगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रोग्राम हम इस पे थोड़े वो जो बात करते हैं कि मैं चूँकि आपके साथ फ़ेसबुक पे भी कनेक्टेड हूँ, मैंने देखा है कि आप अक्सर जब कोई चीज़ शेयर करते हैं, ख़ास तौर पे जिसके अंदर कोई जिद्दत या कोई ऐसी गैर रवायती बात होती है, तो एक बहुत मतलब ज़्यादा रेज़िस्टेंस है, जो आपको मज़हबी तबके की तरफ से आ रही होती है। मैंने देखा है कि कभी आप अगर ऐसी तस्वीर लगा दें, तो नीचे लोगों ने, "ओह! तो टोपी नहीं पहनी हुई, दाढ़ी छोटी कर ली है, ये है, वो है।" बहुत से मतलब ज़्यादातर यही बातचीत हो रही होती है और हालाँकि आप बहुत ज़्यादा कोई क्रीज़ से बाहर जाके कोई शॉट नहीं लगा रहे होते। तो मज़हबी अगर देखें मैं थोड़ा-सा सवाल को मज़ीद ओपन करता हूँ कि जब किसी चीज़ का इम्पैक्ट देखना होता है तो हम उसके आउटकम या नतीजे को देखते हैं और नतीजे की बुनियाद पर हम फैसला करते हैं कि यार ये जो एफ़र्ट की गई थी, क्या ये एफ़र्ट वर्थ इट थी या नहीं? मज़हबी फ़िक्र जो नतीजा दे रही है हर तरफ, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र के फ़ारिग़ुत तहसील उलमा या स्टूडेंट्स हों, बाय एंड लार्ज की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस की नहीं। बाय एंड लार्ज वो मज़ाहमती फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। बाय एंड लार्ज वो जदीद सोच की, चाहे वो एआई, इन्फोटेक्स, बायोटेक से मुतल्लिक है, किसी भी चीज़ से मुतल्लिक है, उनका रवैया जो है वो उसको लेकर कोई ज़्यादा तामीरी नहीं है। तो किसका कसूर है? ये हमारी जो मज़हबी तालीम और मज़हबी फ़िक्र जिस बात पर चल रही है कि वो महज़ जो जो चीज़ क्रिएट कर पा रही है, उसका जो आउटपुट और आउटकम है, वो नफ़रत उगल रहा है, वो नेगेटिविटी उगल रहा है, वो किसी भी चीज़ को मार्जिन देने को तैयार नहीं है, वो माशरे को तशद्दुद या माशरे को पोलराइज़ेशन की तरफ लेके जाने को तैयार है, वो बात-बात पे फ़तवे लगाने के दर पे है। तो क्या आप समझते हैं कि ये हमारी मज़हबी तालीम का असर है? या हमारे सोशो इकोनॉमिक हालात ऐसे हैं कि लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा पेसिमिज़्म या नफ़रत आ गई है कि वो बिल्कुल हर किसी भी उनका सब्र का पैमाना बिल्कुल लबरेज़ हो चुका है। हाउ डू यू लुक एट इट? ख़ास तौर पर मज़हबी तबके के हवाले से। जी, मेरा जवाब तो वही है कि इट्स ओवरऑल हमारे सोसाइटी का एक मजमूई अलमिया है और इसमें मैं मज़हबी तबका नहीं बल्कि आप मीडिया में जाएँगे, इंटरैक्ट कर लेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएँगे, हर जगह आपको इस तरह की चीज़ मिलेंगी। मैं लेकिन अगर सॉरी मेरा सवाल से चूँकि ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन चूँकि आपका बैकग्राउंड जी, के जी, मैं हवाले आ रहा से हूँ, और जो नीचे जो मैं कमेंट्स कर रहे होते हैं वो वो मैं आपके ना एनडीयू के दोस्त हैं, ना आपके वो डेवलपमेंट सेक्टर के दोस्त हैं। वो कमेंट्स तकरीबन 90% आपके मदारिस के दोस्तों से आ रहे होते हैं, इसलिए मैंने इस सवाल को यूँ फ्रेम जी, किया। मैं इस सवाल से इत्तेफ़ाक भी करता हूँ और इसका मुझे एक शिद्दत से एहसास भी है और बल्कि कभी जो जो मैंने आपको बताया ना कि कैसे इस रिलीजियस एंगेजमेंट का मॉडल है कि जिसको हम कह रहे हैं कि एंगेजिंग द अनएंगेजेबल, वहाँ से लेके हम एंगॉय। तो अगर ये समझे तो पहले तो मैं कहा कि हम किसी को ये नहीं कह सकते थे कि ये पोलियो की वर्कशॉप है या नहीं सही, है, ठीक सही। है? और अब उलमा के ग्रुप्स बने हैं जो पूरे पूरे प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, चीज़ों को कर रही होती है। इस तरह की बहुत सारी ट्रांज़िशन मैं खुद देखता हूँ कि मैं अपने बारे में अक्सर ये सोचता हूँ और मैं इन सवालों से बहुत परेशान होता हूँ, जैसे आपके कंसर्न है और दोस्तों के हैं। मैं इन सवालों से और कभी-कभी तो प्रोपेगेंडा मुहिम चल जाते हैं जो कि शायद कुछ मैंने ब्लॉक किए आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक होते हैं एंड समटाइम्स कभी तो लाइफ थ्रेट पे भी अच्छा, जाते हैं चीज़ें।
और ये चलती रहती हैं। और ये मैं उन लोगों की मैं नहीं कह रहा कि वो एक बहुत तंग नज़र या एक ख़ास माहौल में एक बच्चे की तरबियत हुई तो उसकी वजह से। मैं कहता हूँ कि कंपैरेटिवली उन लोगों का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, अगर अच्छा। मैं उनकी प्रोफ़ाइल्स की बात कर लूँ। लेकिन ये मुसलसल हो रहा है इस चीज़ को। लेकिन फिर मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि अगर मैं उसी जगह पे ठहरता और अली हमीद साहब या किसी और को वो मेरी नौइयत का पता होता कि इस ख़यालात का हामिल है और मुझे आगे ग्रो करने का मौका ही नहीं मिलता, मुझे एंगेज ही ना करता, तो मैं तो वहीं पर फँस जाता। ऐसा तो ही। आज मैं जाके किसी ऐसी जगह पर होता, मैं और मेरी फ़ैमिली की हालत क्या होती, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर जो हुई है लोगों की तो बड़ी ख़तरनाक है। तो उस जो कह रहे हैं ना वो लर्निंग एम्पैथी जो चीज़ें हैं उसको कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको देखता हूँ कि मौका देना चाहिए, हुँ, कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करना चाहिए। जो प्रोडक्ट है और जो इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल हौसला अफ़ज़ा नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन जब एंगेज होता हूँ और बहुत ज़्यादा करीब एंगेज होता हूँ तो एक उम्मीद भी नज़र आती है हुँ, और कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आ होती है हुँ, जिससे हौसला बढ़े। हुँ, वो जो आम जनरल एंगेजमेंट में उसमें मुझे कोई मसला नहीं। इस वजह से एक वक़्त ये भी आ गया कि एक वर्कशॉप में 25 लोग होते तो उसमें 20 उलमा होते थे। सही। एक वक़्त ऐसा आ गया कि 25 लोगों में से 1 आलिम है या 2 आलिम है। यानी खुद वो इफ़ेक्ट कर रहा था मुझे वो ट्रांज़िशंस, वो मेरे उस पे उसका असर रहा। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से हम जुड़ना चाह रहे हैं और बात करना चाह रहे हैं। आपने पहली जो बात की है कि जो एक रिवायती मज़हबियत है जिसका पूरा फ़ोकस जो है, जैसे मैंने की है ना कि ईस्ट एशिया के इस्लाम के उसमें आपको आपका पाजामा, पगड़ी, ठीक है एक साइन है, अच्छा है मज़हबी लोगों की है। लेकिन अगर नहीं रखने इस पे इतना ज़ोर नहीं है। हुँ, आपके अख़लाक पे, आपकी हाँ, किरदासारी पे, बिल्कुल है। आप ख़वातीन को इज़्ज़त दे रहे हुँ, हैं, बच्चे हुँ, की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी तालीम पे, क़र्ज़ के मामलात में, लेन-देन में, ये जो मामलात है ना रियासत के साथ वफ़ादारी है, अमन है, हम-आहंगी है, ये जो वैल्यूज़ है ये हम कोर इस वजह से डेवलप नहीं कर रहे हैं। और जो हुँ, एक ज़हन है और मेनस्ट्रीम में भी वो है और वो आपको रियासती ढांचे में भी वो नज़र आएगा। हुँ, और मज़हबी जो दोस्त हैं उनको मैं करता हूँ कि अगर हमारी अपब्रिंगिंग ये है कि ये सोसाइटी ख़राब है हुँ, और हमें इसको ठीक करना है, हुँ, मैंने कहा ये ख़राबी की जड़ है। हुँ, ये जो माइंडसेट हमारा बन गया है ना कि ये मैं आप अली हमीद के साथ सिर्फ़ इसलिए आया हूँ कि ये ख़राब है, मैंने इसको ठीक करना है। सही। वो ठीक नहीं होगा और ये एक ऐसा लाहासिल सफ़र है ना कि नहीं होगा। हुँ, बजाय ये कि आप हाँ, अपने आप पे काम करें। और मैंने कहा जो सीरत स्टडी है, सहाबा की ज़िंदगी है, चीज़ें हैं, वो कहते थे कूनू मिस्लना, ख़ैर इस्लाम क्या है? वगैरह उनके पास इतनी बड़ी इंटरप्रिटेशन नहीं थी, कोई बड़ा फ़लसफ़ा वो नहीं पढ़ते थे और एक आम देहाती अरबी बंदे को क्या कहते? वो कहते हैं हमारे जैसे हो जाओ। हुँ, तो ये मतलब मैं दोस्तों को कहता हूँ कि आज हम उस किरदार के हामिल नहीं है कि हम कहते हैं मेरे जैसे हो जाओ। हुँ, हम यही कहेंगे हमारे जैसे ना हमारे जैसे ना हों। हो। तो सवाल ये है कि ये एक इश्यू है और ये सीरियस इश्यू है और जाएँगे और कभी-कभी मैं देखता हूँ कि मासे से ये पैगाम जाते हैं हुँ, कि हुँ, माशरा ख़राब हुआ है, अपने ठीक करना है हुँ, और मेरे ख़्याल से ये मैं कहता हूँ कि ये मज़ीद तक़सीम की तरफ हम जा रहे हैं। हुँ। यकीनन ज़ाहिर है तक़सीम का ये क्वालिटी भी है कि एक दफ़ा ये प्रोसेस शुरू हो जाए तो दर तक़सीम तक़सीम, दर चलता तक़सीम। जाता है सिलसिला। लेकिन इसी में शायद ये जो आपने बात की कि एम्पैथी की बड़ी ज़रूरत है, कि आप लोगों को इंक्लूड करें, अपनी बात करते रहें और हमारा शायद काम यही है कि हम अपनी जो है वो अपने मामलात को बेहतर करते जाएँ, बजाय ये कि हम कहें कि दुनिया सारी ख़राब है, हमें ठीक करना है। तो हम अपनी बेहतरी और अपने मामलात में अगर बेहतरी करते जाएँ, लेकिन उसके साथ-साथ शायद जो लोग अरबाब इख्तियार हैं, जिनके पास इन्फ्लुएंस है, जिनके पास ताकत है, उनकी ज़िम्मेदारी शायद थोड़ी-सी ज़्यादा बनती है क्योंकि उनके पास ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि वो अपने बयानिए को, अपनी चीज़ को ज़्यादा तेज़ी से प्रोपेगेट कर सकते हैं और शायद उसको नाफ़िज़ करने के वसाइल भी उनके पास मौजूद हैं। तो इसी सोच और इसी फ़िक्र के साथ कि शायद जो लोग हमारी बात ये सुन रहे हैं कि वो भी सोचें कि ये मामलात जो है ये ऐसे चल नहीं सकते और दुनिया जो है इट सिंपली डज़न्ट वर्क लाइक दैट। दैट तो बहुत शुक्रिया इसरार साहब, आपसे गुफ्तगू करके बड़ा मज़ा आया। तिश्नगी रह गई लेकिन कोई और नशिस्त करेंगे जिसमें मज़ीद हम खुल के इश्यूज़ पर बात करेंगे। लेकिन आई एम श्योर कि बहुत से लोग आपकी जर्नी से रिलेट कर पाएँगे। बहुत से लोग इन बातों से सीख पाएँगे और कहीं न कहीं वो इन
राहों के मुसाफिर रहे होंगे या चल रहे होंगे अभी उन राहों पे जहाँ से आप गुज़र के आए हैं। और जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग समझते हैं कि दे कैन रिलेट विद इसरार मदनी साहब, या उनके मज़ीद कोई सवालात हों, फीडबैक या कमेंट्स हों, तो आई थिंक यू कैन कनेक्ट विद इसरार साहब। आप कमेंट्स में ज़रूर अपने सवालात छोड़ सकते हैं, और उसके साथ-साथ हम कमेंट सेक्शन में इसरार साहब की इजाज़त से इनका ईमेल आईडी भी मेंशन कर देंगे। यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद हिम एंड बिल्ड द कन्वर्सेशन फर्दर। अगली एपिसोड तक के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।